आइए हम अंतर स्पष्ट को भी अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन, ये दोनों भी बातें जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हमारे शरीर में होती है। और इसीलिए ऑक्सी श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन से संबंध है, और अनाक्षी श्वसन मतलब जिस ऑक्सीजन से जिसका संबंध नहीं है। तो आइए पहला मुद्दा हम देखते हैं कि ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा, हम सभी को जानते हैं श्वसन मतलब सांस लेना नहीं है, तो एटीपी ऊर्जा की निर्मित करना होता है। तो ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसके विपरीत अनाक्षी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। बगैर ऑक्सीजन के भी ये श्वसन प्रक्रिया चलती है। सेकेंड, ऑक्सी श्वसन केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होता है। ये ध्यान में रखिए, मुद्दा अंडरलाइन करके दिमाग में रखना है। केंद्रक जो और कोशिका द्रव्य जिसमें हमें हम कहते हैं कि जो हमारे कार्य के लिए या जो ऊर्जा का केंद्र है या ऊर्जा की निर्मित करने वाला पावर हाउस होता है। अनाक्षी श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है, नहीं एक ऊर्जा की निर्मित होती है। ऑक्सी श्वसन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की निर्मित होती है। सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हम ग्रहण करते वायुमंडल से, और जब नाक में से सांस वापस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल वाष्प निकलती है, भाप निकलती है पानी में, अपन कहते हैं सांस छोड़ते समय। तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हम H2 अर्थात जल वाष्प भी छोड़ते हैं। अनाक्षी श्वसन में कार्य होने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, लेकिन यहाँ पे C2H5OH ये जो है ये भी हमारे शरीर के द्वारा निकलता है। इस प्रकार से ये भी हमें देखना है कि तीसरी बात है, अत्यधिक ऊर्जा की जब आवश्यकता पड़ती है तो हमें ऑक्सी श्वसन ही करना पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर को अधिकतम ऊर्जा निर्मित ऑक्सी श्वसन के द्वारा होती है। लेकिन अनाक्षी श्वसन भी अल्प मात्रा में ऊर्जा निर्मित करता है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि अत्यधिक खेलने के बाद या काम करने के बाद हमें थकावट महसूस होती है, तो वहाँ पे ये प्रक्रिया जो है वो मांसपेशियों में होती है। अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज जो हमारे शरीर के को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख घटक है, जिसको कार्बोज भी कहते हैं, और ये पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर हमें एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है। जबकि इसमें ग्लूकोज का पूरी तरह से नहीं तो थोड़ा अपूर्ण मतलब अल्प मात्रा में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी के अणु बनते हैं, जबकि अनाक्षी श्वसन में सिर्फ एटीपी के 2 ही अणु बनते हैं। इसलिए ऑक्सी श्वसन में हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, और 2 अणु बनने के कारण अनाक्षी श्वसन में हमें कम ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यह रासायनिक अभिक्रिया ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये परीक्षा में हमेशा कई बार पूछी जाती है कि C6H12O6 जो कार्बोज का सूत्र है, और ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है जिसको श्वसन कहते हैं, और इसके बाद बनता है 6H2O मतलब जल, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा की निर्मित होती है। जबकि अनॉक्सी श्वसन में यहाँ पर आपको कार्बोज डायरेक्ट विघटित होता है ये अम्ल के अंदर और HCO2 के अंदर, जबकि सिर्फ 50 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई दे कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में क्या अंतर है, जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और दोनों भी ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रियाएं हैं। अब है द्विविभाजन और बहुविभाजन, तीसरे पार्ट के अंतर्गत ये आता है। द्विविभाजन में सजीव के द्वि का मतलब है 2, एक से 2 सजीव बनते हैं। बहुविभाजन में एक से अनेक सजीवों की निर्मित होती है, इसीलिए इसका नाम बहु है, और द्वि में सिर्फ 2 है। द्विविभाजन में
पहले कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक का विभाजन होता है। आकृति आपको मालूम है कि इसमें बीच में केंद्रक का विभाजन धीरे धीरे शुरू होना, लंबा होने लगता है, फिर ये धीरे धीरे दो भागों में बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पर बहुविभाजन में केवल केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। द्विविभाजन में क्षैतिज मतलब ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर और दाएं से बाएं क्षैतिज कोई भी प्रकार हो सकता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ या दाएं से बाएं की तरफ कैसे भी टूट सकते हैं दो भागों में। जबकि बहुविभाजन में कोई भी अक्ष नहीं होता, कैसे भी टूटकर वे अलग हो सकते हैं। इस प्रकार से द्विविभाजन और बहुविभाजन के अंतर को आपको समझाया गया है। और उसके बाद चौथे मुद्दे के अंतर्गत ये बताया गया है। चौथा मुद्दा देखिए कि द्विविभाजन के अंदर आवरण युक्त कठोर संरक्षक पुट्टी का निर्माण नहीं होता। कठोर पुट्टी का मतलब है जैसे अंडे के ऊपर एक कठोर आवरण होता है और उसके अंदर अंडे का द्रव पदार्थ सुरक्षित होता है, वैसे उसी प्रकार से द्विविभाजन में इस प्रकार की पुट्टी नहीं पाई जाती, जबकि बहुविभाजन में कठोर संरक्षक पुट्टी का निर्माण होता है और वे अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। अब द्विविभाजन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जब उसके लिए अनुकूल परिस्थिति होती है तब ये विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो इसका मतलब तापमान हो सकता है या भोजन की आवश्यकता हो सकती है, ऐसे अवस्था में विभाजित होता है। जबकि बहुविभाजन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ जब निर्माण हो जाती है, जब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, जब उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है, तो ये बहुविभाजन के द्वारा क्या करता है, ये प्रजनन की प्रक्रिया करता है या नए सजीवों की निर्मित की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से 5 मुद्दे हैं और परीक्षा में कम से कम 4 लिखने अनिवार्य है, तो इसे भी आपने अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा एक और पहले पाठ में कई बार पूछा जाता है प्रतिलेखन और भाषांतरण। प्रतिलेखन तथा भाषांतरण ये सब आपकी कॉपियों में लिखे हुए हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, ये समझना है, सुनना है और याद करना है, जिससे कि आपके आने वाली परीक्षा जो लिखित परीक्षा होगी उसमें आप लिख पाए। प्रतिलेखन में डीएनए में स्थित सांकेतिक कोड, जिसको कोडन भी कहते हैं, लाने का कार्य होता है। प्रतिलेखन का मतलब लिखना, लेखन का मतलब लिखना। प्रतिलेखन की प्रक्रिया में डीएनए में जो भी सांकेतिक होते हैं उसको लिखने का कार्य है। जबकि भाषांतरण में क्या होता है, भाषांतरण में एम मतलब मैसेज, आरएनए अणु के द्वारा सांकेतिक संदेश का उपयोग करके अमीनो अम्ल चयन करने का या चुनने का कार्य किया जाता है। ये मैसेज जो होते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। प्रतिलेखन में केंद्रक के अंदर ये प्रक्रिया होती है, लिखने की प्रक्रिया। क्योंकि भाषांतरण में कोशिका द्रव्य जो राइबोसोम होता है उसके अंदर ये प्रक्रिया होती है। प्रतिलेखन में डीएनए और आरएनए उत्पन्न होते हैं, जो हमारे शरीर में आनुवांशिकता के गुणधर्म के लिए प्रमुख घटक है। जबकि भाषांतरण की प्रक्रिया में आरएनए में इस प्रोटीन का ही उत्पादन होता है। प्रतिलेखन के प्रक्रिया में केवल एमआरएनए के अणु ही भाग लेते हैं, मतलब मैसेज आरएनए, जबकि इसमें मैसेंजर एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए टी और इस प्रकार से आरएनए तीनों भी भाग लेते हैं। इस प्रकार से परीक्षा में ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रतिलेखन और भाषांतरण जो हमारे शरीर में आनुवांशिकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं, इसके बारे में अंतर स्पष्ट करो। तो यहाँ पर मैंने कुछ अंतर स्पष्ट 3 पाठों के बताए आपको, उसे समझे, याद करें और परीक्षा में सब मुद्दे लिख कर आने हैं। कम से कम 4 मुद्दे अपेक्षित होते हैं, ये ध्यान में रखिए। 5 लिखे तो भी चलेंगे, लेकिन कम से कम 4 तो लिखने ही लिखने हैं, अन्यथा 2 अंक आपको नहीं मिलेंगे। थैंक यू।